Hello, ninth class. This is the last video for the completion of chapter first of science. In this video, we will discuss about what is the difference between vaporization and evaporation. Second thing which we will discuss, the factors affecting the rate of evaporation. Third is how does evaporation cause cooling, and the last thing is latent heat. So we can start from differentiate between vaporization and evaporation. देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो कोई खास डिफरेंस इन दोनों चीज़ों के अंदर है नहीं. प्रोसेस अगर देखा जाए तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है. वेपराइजेशन में क्या होता है? वेपराइजेशन में जब कोई लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन. सेम इवेपोरेशन के अंदर भी ऐसे ही होता है, लेकिन फिर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम अभी बात करते हैं. तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को क्लियर करेंगे. सबसे पहले वेपराइजेशन और इवेपोरेशन की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं. उसी से ही हमें इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. वेपराइजेशन में सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ any given liquid into gas or gaseous state at its boiling point. कि कोई भी लिक्विड जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, उस टेम्परेचर पे वो पहुंच जाता है जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, उसके जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएं, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वेपराइजेशन. अब इवेपोरेशन क्या होता है? थोड़ा तो सेम ही है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of any given liquid into its gaseous state at any temperature. कि कोई भी जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट तो हो, लेकिन किसी भी टेम्परेचर के ऊपर. अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है. सपोज ये हमारे पास कोई बीकर है और इसके अंदर मैं नीचे हीट प्रोड्यूस करता हूँ. अब ये जो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, इस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो बीकर है इसके अंदर मान लेते हैं कोई भी गिवन लिक्विड है, वाटर ही ले लेते हैं. वाटर है, उस वाटर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस. अब मैंने यहाँ से हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट की, तो कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा. और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है. वहाँ पे वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है इसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो स्टार्ट हो जाएगा. ये जो लिक्विड फॉर्म में वाटर है ये गैस में वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. अब इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या है? इवेपोरेशन के लिए बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है सीज, पॉन्ड्स, रिवर्स या और भी बहुत सारी वाटर बॉडीज़ जहाँ से पानी इवेपोरेट होता है. अब हमने सुना है कि ओशियन से बहुत सारा पानी हर रोज़ डेली टू डेली इवेपोरेट होता है इनटू द एटमॉस्फेयर. लेकिन क्या ओशियन का जो पानी है क्या वो बॉयल कर रहा है? क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है? या जो पॉन्ड्स हैं उनका पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे है कि क्या वो तभी इवेपोरेट कर पा रहे हैं? नहीं, वो किसी भी टेम्परेचर पे
इवेपोरेट कर सकता है, उसके लिए उसको इवेपोरेशन का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब इवेपोरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, मान लेते हैं ये कोई वाटर बॉडी है या ऐसे ही कोई बीकर है, इसको हम हीट प्रोड्यूस नहीं करवा रहे हैं और इसके अंदर भी वाटर है लिक्विड फॉर्म में। अब वो जो लिक्विड फॉर्म में वाटर है वो अपनी सराउंडिंग्स से कहीं ना कहीं से हीट एनर्जी गेन करेगा। अब जब उसके अंदर जो हीट एनर्जी जा रही है, सबसे पहली बात जो हीट एनर्जी जो इसके अंदर जा रही है वो सबसे पहले जो ये सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को हीटअप करना स्टार्ट करेगा। और इन पार्टिकल्स में से भी सिर्फ एक कोई पार्टिकल ऐसा होगा जो सबसे पहले इवेपोरेट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे ये पार्टिकल भी इवेपोरेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये कब होगा, ये आपका प्रोसेस सिर्फ एक पार्टिकल को एक बारी में इवेपोरेट करेगा। सेकेंड, जब ये पार्टिकल इवेपोरेट हो जाएगा तो वो हीट एनर्जी जाएगी, वो दूसरे किसी पार्टिकल पे जाके उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगी और उसके अंदर इतनी एनर्जी भर देगी कि वो अपने आस पड़ोस के जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो झेल रहा है, जिसको पकड़े हुए हैं, उस फोर्स को, उन सारे बंधनों को तोड़ के वो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब देखिए, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जो इवेपोरेशन है वो सिर्फ सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं सबसे पहले उन्हीं के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, तो ये जो हमारा फिनोमिनन है इवेपोरेशन, इसको हम लोग बोलेंगे सरफेस फिनोमिनन। ये जो हमारा प्रोसेस है वेपराइजेशन, इसके अंदर ये जो पार्टिकल है ये भी जा सकता है, इवेपोरेट हो सकता है, ये जो पार्टिकल है ये भी जा सकता है, कहीं से कोई भी पार्टिकल एक टाइम पे इवेपोरेट कर सकता है। क्या कर सकता है, अपने लिक्विड फॉर्म को छोड़ के गैसीय स्टेट में, वेपर की फॉर्म में आ सकता है। तो ये जो हमारी स्टेट है ये हमारा है वेपराइजेशन। अब ये क्योंकि थ्रू आउट द होल वॉल्यूम ऑफ द वाटर बॉडी हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बल्क फिनोमिना। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है वेपराइजेशन और इवेपोरेशन के बीच में, कि ये तो इसके बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे, ये किसी भी लिक्विड के किसी भी टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट कर सकता है। ये सरफेस फिनोमिनन है और ये बल्क फिनोमिना है। ओके, नाउ सेकंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्या ऐसी चीज़ है जिससे इवेपोरेशन की रेट कम या ज़्यादा हो सकती है? अब इवेपोरेशन हम पढ़ चुके हैं क्या चीज़ है। इवेपोरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो क्या आती है कि इवेपोरेशन किस मौसम में, किस सीज़न में सबसे ज़्यादा होता है? बिल्कुल ठीक, समर्स के अंदर। तो समर के अंदर ऐसा क्या चीज़ है कि उस टाइम पे इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है? वो चीज़ है टेम्परेचर। क्योंकि गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। तो एक फर्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे इवेपोरेशन का रेट उतना बढ़ता जाएगा, उतना जल्दी जल्दी चीज़ें इवेपोरेट होती जाएंगी। टेम्परेचर जितना कम होगा इवेपोरेशन भी उतना ही कम हो जाएगा। सेकंड थिंग इज विंड स्पीड। हवा जब चल रही हो, देखिए हम कपड़े सुखाने का जो एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं। अगर कोई किसी दिन विंड स्पीड अगर बहुत कम है, 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम उसको मान लेते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है, तो 0 जो विंड स्पीड है कि हवा चल ही नहीं रही है बिल्कुल भी, तो एक तो उस दिन आप जो कपड़े सुखा रहे हैं वो कितनी देर में सूखेंगे, और एक दिन अच्छी हवा चल रही है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हवा का टेम्परेचर क्या है, गर्म हवा है ठंडी हवा है, हवा चल रही है, जो विंड स्पीड है वो अच्छी है,
इसको कैसे समझ सकते हैं, किसी बंद कमरे के अंदर अगर हम कपड़े सुखा रहे हैं तो एक तो उस कमरे के अंदर हम फ़ैन चालू कर दें और दूसरा फ़ैन चालू ना करें, तो फ़ैन चालू करने से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो विंड स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। ओके, तो वो जो इंक्रीज्ड विंड स्पीड है वो क्या करेगी, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है उसको बढ़ा देगी। किस तरीके से बढ़ा देगी, अब मान लेते हैं यही कपड़े हैं जो मैंने पहने हुए हैं, ये गीले हैं और फ़ैन चल रहा है। वो जो फ़ैन चल रहा है वो क्या करेगा, वो जो एयर ब्लो कर रहा है मेरी ओर, वो हवा आएगी और उस एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने साथ, ये जो ड्रॉपलेट्स जो मेरे कपड़ों के ऊपर हैं उनको अपने साथ बहा के ले जाएगी। द थर्ड थिंग इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर, जिसको कि बहुत सारे लोग नमी या उमस के नाम से जानते हैं। तो वो जो ह्यूमिडिटी है, अब देखिए इन दोनों चीज़ों के अंदर क्या हो रहा था, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, जब विंड स्पीड इंक्रीज हो रही थी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा था। लेकिन इस केस में उल्टा है, जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होएगा। वो कैसे, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। तो ह्यूमिडिटी जब डिक्रीज होएगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा इंक्रीज होगा। ओके, अब ये जो ह्यूमिडिटी है उसको डिक्रीज करने से क्या मतलब है, देखिए हवा के अंदर एटमॉस्फेयर में, हमारी सराउंडिंग्स में अगर पहले से ही बहुत सारा पानी है, बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट है, जो ह्यूमिडिटी है उसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो उसके अंदर क्या और ह्यूमिडिटी हम ऐड कर सकते हैं? ऐड तो कर सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होगा। कोई एक ग्लास या कोई बीकर समझ लेते हैं जो बिल्कुल अपनी ब्रिम तक पानी से पूरा भरा हुआ है, तो क्या हम उसके अंदर और पानी और कोई भी मॉइस्चर या कोई भी और चीज़ ऐड कर सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते। तो सेम ऐसे ही जब कोई भी चीज़ है जो इवेपोरेट करना चाहती है और उसकी सराउंडिंग्स में उसके ऊपर, मान लेते हैं जैसे ये बीकर है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, और इसकी सराउंडिंग्स में यहाँ चारों तरफ ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे भी मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ह्यूमिड डे है वो, तो उस दिन क्या होगा, ये जो बीकर है इसके अंदर से पानी इवेपोरेट या तो बहुत कम अमाउंट में होगा या फिर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पानी जहाँ जाना चाह रहा है एटमॉस्फेयर में वहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है, इसीलिए वो इवेपोरेट नहीं होगा। तो जो ह्यूमिडिटी है, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कि जो इवेपोरेशन है उसकी रेट को डिक्रीज कर देगा, ह्यूमिडिटी के अंदर इंक्रीज होगा तो। ओके, कोई इसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। टेम्परेचर हमारा हो गया, विंड स्पीड हमारा हो गया, ह्यूमिडिटी हमारी हो गई। लास्ट फैक्टर और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमारा आता है वो आता है सरफेस एरिया। देखिए अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिनन है। अब सरफेस फिनोमिनन है तो सरफेस जितना ज़्यादा होगा, एक तो मेरे पास मान लेते हैं ये बीकर है, इसके अंदर वाटर है 1 लीटर, और एक मेरे पास ये एक बीकर है, इसके अंदर भी वाटर है 1 लीटर, दोनों में सेम वॉल्यूम में वाटर है। तो ये वाला पानी ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा या ये वाला पानी ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि सरफेस एरिया अगर देखा जाए तो इस बीकर का ज़्यादा है, ये वाला पानी जो है वो ज़्यादा एक्सपोज्ड है। तो जो ये हमारा जो बीकर है, इस बीकर के अंदर से पानी ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा। तो सरफेस एरिया के अंदर भी जब इंक्रीज़ होगा, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। ओके, अब हम आते हैं अपनी तीसरी चीज़, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग किस तरीके से की जा सकती है? देखिए इसके अंदर मैंने वही एग्जांपल्स लिए हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं।
कॉटन क्लॉथ, सबसे पहला एग्जाम्पल कॉटन क्लॉथ से आपने देखा होगा कि हम गर्मियों में ख़ास तौर पर कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, सर्दियों में नहीं पहनते हैं। गर्मियों में क्यों पहनते हैं? क्योंकि गर्मियों में लगातार जो हमारा प्रेसिपिटेशन है, जो स्वेटिंग है, वो प्रोसेस चलता रहता है। अब हमारी बॉडी से जो कॉटन क्लॉथ है वो बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे कर लेता है? क्योंकि जो कॉटन है वो एक पोरस मटेरियल है, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, होल्स, छेद होते हैं। तो उनके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स या जो स्वेट के जो ड्रॉप्स हैं वो उसके अंदर लॉक हो जाते हैं, उस कपड़े के अंदर लॉक हो जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी से दूर चला जाएगा। अब हमारी बॉडी से जब वो दूर चला गया है प्रेसिपिटेशन, जो नमी जो थी, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट होगा। सेम ऐसा ही डेजर्ट कूलर के अंदर भी होता है। डेजर्ट कूलर के जो पैड जो आपने देखे होंगे, जो घास फूस या कार्डबोर्ड या और भी बहुत सारी चीज़ों से आजकल बनाए जाते हैं, उसके अंदर भी सेम क्या होता है, हम वाटर को उसमें से पास थ्रू करवाते हैं, और वो जो हवा, वो जो एयर जो बाहर से जो विंड जो खींच रहा है कूलर, वो उस वाटर पैड की जो एक वाटर की जो एक शीट बन जाती है उसके बीच में से होके आती है वो हवा, और उसकी वजह से, क्योंकि वो हवा बाहर से जो आ रही है उसका टेम्परेचर मान लेते हैं कितना भी 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जब वो हवा उस शीट के अंदर से, ये कोई भी वो डेजर्ट कूलर की हम शीट इसको मान सकते हैं, ये कोई भी डेजर्ट कूलर की शीट है, तो इसके अंदर से जब वो हवा आ रही है इन होल्स के बीच में से, और ये इन होल्स के आगे एक वाटर की लेयर है, तो उस पानी से टकराने की वजह से उस हवा का टेम्परेचर कम हो जाएगा। जिस हवा का टेम्परेचर वो कम हो रहा है वही हवा हमारी तरफ आ रही है, तो हमें फिर से कूलिंग का इफेक्ट होगा। सेम ऐसे ही थर्ड एक एग्जाम्पल और था एनसीईआरटी में, मटका, अर्दन पॉट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। उसके अंदर भी जो हमारा कॉटन क्लॉथ्स होते हैं ना, सेम वैसे ही उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, हम लोग उसको देख नहीं पाते लेकिन वो होते हैं। जैसे ही हम उसके अंदर पानी डालते हैं, वो पानी का टेम्परेचर थोड़ा पहले तो गर्म ही होता है, तो उसके अंदर से वो पानी इवेपोरेट करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, और बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाहर से वो इवेपोरेट हो रहा है, तो क्या कर रहा है, मटके के अंदर से जो हीट एनर्जी है, जो गर्मी है, उसको बाहर लेके जा रहा है अपने साथ, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर, जो अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वो पानी ठंडा हो जाता है। सेम ऐसे ही अगर मैं अपने हाथ के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स डालूं थोड़े से, तो कुछ देर बाद वो ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, सराउंडिंग्स के अंदर सारे के सारे एवेपोरेट हो जाएंगे। वो क्यों होता है? और एवेपोरेट होने के बाद जो मेरा हाथ है, मेरे को उस पर थोड़ा ठंडा फील होगा। ठंडा क्यों फील होगा? क्योंकि एवेपोरेट होने के लिए उसने जो हीट एनर्जी जो कंज्यूम की है वो कहाँ से की है? अपनी सराउंडिंग से, विच इज़ माई हैंड। तो वो जो मेरे हाथ से उसने जो हीट एनर्जी ली है, हीट विड्रॉ की है मेरी बॉडी के अंदर से, तो उसकी वजह से क्या होगा, मुझे ठंडक का एहसास होगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इस टॉपिक से, हाउ डज एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, से उल्टा है बिल्कुल एकदम। इसमें क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स की बात कर रहे हैं। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई, अगर हम फ्रीजर से कोई आइसी कोल्ड कोई बोतल ले लेते हैं, या कोई ग्लास है जिसके अंदर बिल्कुल आइसी कोल्ड ठंडा पानी है एकदम, ठीक है, जैसे मैंने ये ग्लास का एग्जांपल ले लिया है यहाँ, तो इसके अंदर बिल्कुल ठंडा पानी है। इसको अगर आप कुछ देर के लिए रखेंगे बाहर, फ्रीजर से बाहर कहीं रखेंगे, टेबल पे किसी चीज़ पे, तो ये जो ग्लास है इसके बाहर यहाँ पे, इसके चारों तरफ पे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, पानी की कुछ बूंदें आ जाती हैं। अब ये अर्दन पॉट मटका तो है नहीं कि इसके अंदर ये पोरस मटेरियल है तो अंदर वाला पानी ही बाहर आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ना ही पानी ऐसे स्पिल आउट होके आ रहा है। तो ये पानी जो इसके बाहर आ रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी आ रहा है कंडेंसेशन के प्रोसेस से। कंडेंसेशन का प्रोसेस वही है जो क्लाउड फॉर्मिंग के अंदर यूज़ करता है हमारा नेचर। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस यहाँ कैसे अप्लाई हो रहा है? ये जो ग्लास है जिसके अंदर जो वाटर या आइस हम सोच लेते हैं, जिसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 0 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इतना जो ठंडा पानी है, इसके चारों तरफ की ये जो एयर है, यहाँ पे जो सराउंडिंग्स हैं,
इस एयर के अंदर भी कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, या फिर ये जो एयर है ये गैसियस फॉर्म में है और ये जो पानी है ये क्या करेगा, ये पानी इस हवा का टेम्परेचर धीरे धीरे कम करने लगेगा और उस टेम्परेचर को कम करने की वजह से ये जो एयर है गैसियस फॉर्म है जो किसी भी मैटर की, ये लिक्विफाई होने स्टार्ट हो जाएगी और वो लिक्विड जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इसी के आसपास इसके चारों तरफ हमें दिखाई देने लगेंगे। तो ये फिनोमेना भी मुझको लगता है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब जो लास्ट हमारा बचा है लेटेंट हीट, हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं। लेटेंट हीट देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास कोई एक बीकर है मान लेते हैं, ठीक है, और इस बीकर के अंदर मैंने पानी भर लिया है। अब वाटर इज़ ईजीली अवेलेबल, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी यही है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं बार बार। अब ये जो वाटर मैंने इसके अंदर जो फिल किया है उस पानी को मैं गर्म करना स्टार्ट कर देता हूँ। इसके बॉटम में एक मैं यहाँ पे फ्लेम प्रोवाइड करवा के, तो अब क्या होगा, मान लेते हैं इस वाटर का टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं या 30 डिग्री सेल्सियस, कितना भी ले सकते हैं। अब मैं इसको गर्म करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कुछ टाइम बाद ये जो टेम्परेचर है मैं यहाँ पे इसको मेज़र करने के लिए यहाँ एक थर्मामीटर भी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने टेम्परेचर नोट कर लिया है हीट को स्टार्ट करने से पहले कि 40 डिग्री सेल्सियस है, और उसके बाद कुछ देर बाद जब मैं टेम्परेचर नोट करता हूँ तो वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होके 40 से 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच चुका है। मतलब जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, ये पानी लिक्विड से गैसेस फॉर्म में बनना स्टार्ट हो गया है। अब मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे था, लगातार अभी हीट चल ही रही है, लगातार हीट प्रोड्यूस करने के बाद भी जो मेरा टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बना हुआ है, वो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो सोचने की बात ये है, जो हीट एनर्जी जो मैं इसको दे रहा हूँ, जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये हीट एनर्जी जा कहाँ रही है, ये हीट एनर्जी कहाँ जा रही है, ये मान लेते हैं हम, ये हमारा लिक्विड है। तो लिक्विड के अंदर जो ये पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, ये जो एटम्स या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, इन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में और इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग करने में, वो जो हीट एनर्जी है मेरी वो खर्च हो रही है। तो 40 to 100 जब हीट मैं इसको दे रहा था लिक्विड को, तो उस हीट को तो हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे एक बार पहुंचने के बाद वो हीट एनर्जी जो इस काम में लगी हुई है, इन पार्टिकल्स को अलग करने में लगी हुई है, ताकि ये दूर दूर हो जाएं और ये जो हमारा जो लिक्विड फॉर्म है वो हमारी चेंज हो जाए गैसियस फॉर्म में। ओके, तो वो जो हीट एनर्जी है उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, कि जो हमारी जो लेटेंट हीट है वो एक बार जब किसी भी टाइम पे और स्टार्ट हो सकती है। बस अगर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट, जो लिक्विड हमको दिया हुआ है उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे, ज़रूरी नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमने वाटर का एग्जांपल लिया है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे आता है। ऐसे ही और किसी चीज़ का अगर एग्जाम्पल लेंगे, मिल्क का अलग है, सभी चीज़ों का अलग हो सकता है। तो जो भी लिक्विड सब्सटेंस जो हमको गिवन है उसके अगर बॉइलिंग पॉइंट के बाद भी हीट प्रोड्यूस उसको करवा रहे हैं हम, और हीट प्रोवाइड करवाने के बाद भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो वो जो हीट एनर्जी है हमारी, वो जो हीट है हमारी, वो हीट लेटेंट हीट कहलाएगी। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे लगता होनी चाहिए। अब लेटेंट हीट की अगर बात करें तो लेटेंट हीट भी हमारी दो तरीके की होती है। जैसे लेटेंट
heat of fusion सॉरी, और नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये जो लेटेंट हीट है हमारी फ्यूज़न की और वेपराइजेशन की, वैसे वो लेटेंट हीट सेम है, जो लेटेंट हीट की डेफिनेशन है वो दोनों में सेम रहेगी। डिफरेंस क्या है, फ्यूज़न हम किस चीज़ को बोलते थे, हमारा जो मेल्टिंग का जो प्रोसेस था, मेल्टिंग का प्रोसेस मतलब कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, तो वो प्रोसेस हमारा। और वेपराइजेशन हमारा प्रोसेस कौन सा था, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। तो ये कैसे कैसे अप्लाई होंगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कब अप्लाई होगी, जब कोई लिक्विड जब कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है, मतलब जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आ चुका है, ठीक है। जैसे हम आइस की अगर बात करें तो आइस हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस रहेगा और 1 डिग्री सेल्सियस पे हम मानते हैं कि वो पिघलना स्टार्ट हुआ है। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका कब तक रहेगा, जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस से जो सारी की सारी आइस है वो मेल्ट नहीं हो जाती, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाती, तब तक वो 1 डिग्री सेल्सियस रहेगा और उस टाइम पे हम उसको हीट प्रोवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम बड़ा इजी है, किलोग्राम का एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि 1 किलोग्राम ऑफ एनी सॉलिड, the latent heat is the heat which requires to melt or to fuse 1 kilogram of a solid into its liquid form। तो ये तो हमारा हो गया है latent heat of fusion। और latent heat of vaporization, इसमें भी सेम यही ले सकते हैं हम कि the latent heat of vaporization is that heat which requires which requires for vaporizing 1 kilogram of any liquid into its gaseous form। सो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आप कोई भी अगर इससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशंस हैं, तो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उनका रिप्लाई करने के लिए भी, या हो सकता है अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए भी ट्राई करेंगे। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है। कल से हम अपना सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो स्टार्ट करेंगे। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स क्लास।